आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पाकिस्तान। इसको हम ईपीए भी कहते हैं। 1977 का मतलब यह है कि ये 1977 में आया था जी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल। अच्छा, इसकी हायरार्की क्या होती है कि प्राइम मिनिस्टर होता है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर होता है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर प्रोविंशियल एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस, ट्रेड यूनियंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न्ड विद द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और फिर हैं साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड एजुकेशनिस्ट्स। तो ये इसकी हायरार्की है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो टॉप टू बॉटम किस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड होती हैं। कि प्राइम मिनिस्टर उसको जो है वो ओवरव्यू करते हैं सारे सिस्टम को। उसके बाद इन्वायरमेंट का मिनिस्टर है आपका फेडरल लेवल पे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स, प्रोविंसेस के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हो सकता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये क्यों ज़रूरी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में? क्योंकि ये ही तो मेन जो है वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, इनका ही तो सारा काम है कि उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, ट्रेड करनी है, वहीं से पोल्यूशन आनी है, तो उनका बड़ा मेन रोल होता है इसके अंदर। उसके बाद हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशंस। अच्छा जी, एग्रीकल्चर जो हमारा है उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। उसके बाद मेडिकल लेवल पे हो सकते हैं, लीगल प्रोफेशंस के ट्रेड यूनियंस हो सकती हैं, एनजीओज जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती हैं। उसके बाद जो भी साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एजुकेशनिस्ट जो भी इस फील्ड में रिसर्च करते हैं वो सारे जो हैं वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का हिस्सा हैं। उसके बाद यह है कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ द काउंसिल। जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी पावर्स क्या हैं, मतलब कि वो क्या काम करती है और क्या उसकी पावर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। उन्होंने, इस काउंसिल ने ये इंश्योर कराना है कि जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट की, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की, वो इन्फोर्स हो रही हैं, उनको उन्होंने सुपरवाइज करना है। सेकेंडली, अप्रूव द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो भी आपके एनवायरनमेंट के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इन्होंने अप्रूव करने हैं। अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज एंड इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसीज हैं उनको अप्रूव करना है इन्होंने, और ये इंश्योर कराना है कि वो आगे से इम्प्लीमेंटेशन उन पे हो रही है। फिर प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन जनरल, एंड द कंजर्वेशन ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि इनका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा दायराकार है कि जिसमें इन्होंने गाइडलाइंस बनानी है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटेट्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए, और उसके अलावा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए भी ये गाइडलाइन बनाती है काउंसिल। कोऑर्डिनेट कंसर्न्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब जी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज़ है कि हमने आज के दौर में अपने लिए जो भी डेवलपमेंट करनी है वो हमने इस तरह से करनी है कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के भी काम आए, ये वो फ्यूचर जनरेशन्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना छोड़े। फ़र्ज़ किया कि अगर हम आज के दौर में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर रही है, तो उससे हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। हम तो 50-60 साल की, 100 साल की, 200 साल की जो हमारी एवरेज लाइफ है, उसके बाद हमारी ये वाली जनरेशन या इससे अगली जनरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें तो प्लानट को सेव करने के लिए कोई भी पॉलिसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बरक्स जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं कि हम आज भी इस चीज़ को यूज़ करें और जो प्लानट है वो आने वाली नस्लों के लिए भी लिवेबल रहे। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी है इसको हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स और पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। और ये कौन करता है? ये करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
नेक्स्ट हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसमें ये हमने एजेंसी क्यों बनाई, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये हमने बनाई टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस असाइंड टू इट अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड। हमने ये बनाई जो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये काम करेगी और जो भी फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ असाइन हुई होंगी उस एक्ट के तहत उनको ये फुलफिल करेगी। शैल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। इसकी हायरार्की क्या होगी कि इसका हेड डायरेक्टर जनरल होगा। शेल हैव सच एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एंड लीगल स्टाफ एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल और लीगल स्टाफ उसका हो सकता है। उसके बाद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एजेंसी, द डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल चूंकि उसका हेड है तो वो उसकी पावर्स एंड फंक्शंस उसके पास हैं। द डायरेक्टर जनरल में by general or special order delegate any of the powers and functions to the staff appointed under the subsection। अच्छा जी, आपने एक बंदा जो है वो उसको पावर्स दे दी जो कि डायरेक्टर जनरल है और वो फिर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो भी जनरल या स्पेशल ऑर्डर है उसको कोई भी पावर या फंक्शन जो है वो स्टाफ अपॉइंटेड को दे सकता है। उसके बाद फंक्शंस क्या होंगे इसके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, प्रिपेयर नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसीज़ फॉर अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। जो भी हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाएंगे। टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसीज़ अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। पहले यह है कि वो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ बनवाएंगे, उनको अप्रूव कराएंगे, फिर वो नेसेसरी एक्शन लेंगे ताकि वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हों। प्रिपेयर एंड पब्लिश एन एनुअल नेशनल इन्वायरमेंट रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। एक एनुअल नेशनल इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो कि पूरी स्टेट कंट्री का जो में जो स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट है उसके लिए एक एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। प्रिपेयर स्टैब्लिश एंड रिवाइज द नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विद अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। ठीक है, अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो डिमांड्स वगैरह डायमेंशंस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की चेंज होती जाएंगी, तो क्या होगा कि वो नए हर साल जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ प्रिपेयर स्टैब्लिश एंड रिवाइज द नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो इनको काउंसिल जो है वो ज़रूरत के तहत रिवाइज करेगी या नहीं बनाएगी। इंश्योर इन्फोर्समेंट ऑफ द नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और वो ये इंश्योर करेगी कि जो नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। कोऑर्डिनेट इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उनको वो कोऑर्डिनेट करेगी, चाहे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अलावा टेक मेजर्स टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच मे कंट्रीब्यूट टू द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो काउंसिल है वो रिसर्च को प्रमोट करेगी किन किन एरियाज़ में। वो रिसर्च जो है प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन के लिए हो सकती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हो सकती है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो सकती है। तो ये जो हमारी एजेंसी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये रिसर्च को भी प्रमोट करेगी। फिर सर्टिफाई वन और मोर लेबॉर्ट्रीज एज अप्रूव्ड लेबॉर्ट्रीज फॉर कंडक्टिंग टेस्ट्स एंड एनालिसिस एंड वन और मोर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एज एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब हर लेबॉर्ट्री जो है वो ना उसके पास इतना इक्विपमेंट होगा, ना वो सही तरह से एनालिसिस या टेस्ट कर सकती है, इसलिए ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ये कुछ लेबॉर्ट्रीज़ को सर्टिफाई करेगी और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कि ये क्रेडिबल हैं और इनके पास इतना इक्विपमेंट है और रिसोर्सेज हैं कि वो रिसर्च परफॉर्म कर सकें। फिर गिव एडवाइस एंड असिस्टेंस इन एनवायरमेंटल मैटर्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर मेजर्स टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन इन पोल्यूशन कंट्रोल। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूशन कंट्रोल चाह रही है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसको एडवाइस करेगी और असिस्ट करेगी इन्वायरमेंटल मैटर्स में। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है, या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। Recommend environmental courses, topics, literature and books for incorporation in the curriculum and syllabus of the educational institutions। जो हमारे educational institutions हैं जो उनका curriculum है उसमें भी हमें environmental courses और topics
या लिटरेचर बुक्स वगैरह इनकॉर्पोरेट करना है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर रहें इन्वायरमेंटल सिचुएशन से। तो इनका करिकुलम और सिलेबस भी जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी डिसाइड करती है। प्रमोट पब्लिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज थ्रू मैस मीडिया एंड अदर मीन्स इंक्लूडिंग सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये मीडिया के थ्रू या वैसे सेमिनार्स या वर्कशॉप्स करवाती है। ईपीए अथॉरिटीज़ ये क्या करती हैं, फिक्स एंड रियलाइज फीस रेट्स एंड चार्जेस फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस और प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटी। ठीक है, ये अपनी सर्विसेज के लिए जो है वो कोई भी फ़ी या रेट या चार्जेस फिक्स कर सकते हैं। summon and enforce the attendance of any person and require him to supply any information or document needed for conduct of any inquiry in investigation in the environmental issue। अच्छा जी, कोई भी environmental issue है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये जो ईपीए है वो किसी भी कंसर्न पर्सन जो है उसको बुला सकती है। ठीक है, उनसे वो कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट मांग सकती है। Enter and inspect and under the activity of a search warrant issued by the environmental court and environmental magistrate, search at any reasonable time any land, building, premises, vehicle, vessel or any other place or in which there are reasonable grounds to believe that an offence under the act has been or is being committed। ठीक है, अब ये जो ईपीए है इसकी अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं इनको हमने देखना है तफसील से। सबसे पहले तो ये है कि जो ईपीए है वो आपको कोई भी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो उसके लिए फ़ी या चार्जेस वगैरह ले सकती है। उसके बाद है वो उस पर कोई शक है कि वो किसी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में किसी पोल्यूशन वगैरह में मुलविस है या कोई इंडस्ट्री, तो ईपीए जो है उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो उसको बुला सकते हैं और उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। उसके बाद ईपीए के पास अथॉरिटी है कि वो आपकी कोई भी जो है वो लैंड, बिल्डिंग, प्रेमिसेस, कोई भी इलाका, गाड़ी या वेसल, कोई भी जगह जो है जहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव हो कि एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन और बीइंग कमिटेड, के कोई भी इन्वायरमेंटल पॉलिसी की खिलाफवर्जी हो रही है तो ये उसको एक सर्च वारंट के थ्रू इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो सर्च वारंट कौन देगा इनको, इन्वायरमेंटल कोर्ट और इन्वायरमेंटल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद टेक सैंपल्स ऑफ एनी मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स, आर्टिकल्स और सब्सटेंसेस और ऑफ द एफ्लुएंट वेस्ट्स और पोल्यूटेंट्स बीइंग डिस्चार्ज और एमिटेड और ऑफ द एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, अब ये किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहले तो ये इस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि फर्स्ट किया अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसका जो वो मटेरियल बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है कोई भी, उनका ये सैंपल ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये इस चीज़ का सैंपल ले सकते हैं कि वो जो इंडस्ट्री है वो किस तरह के पोल्यूटेंट्स एमिट कर रही है, मतलब वो लिक्विड पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट हो सकता है या एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, उन सब को वो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखा जा सकता है कि कोई भी मतलब जो पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं एयर, वाटर या लैंड, हम उस एरिया का जिस एरिया में वो इंडस्ट्री है उस एरिया की हम एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी या फिर सॉइल क्वालिटी चेक करेंगे ये देखने के लिए कि वो इंडस्ट्री जो है कितने पोल्यूटेंट से मिल रही है। नेक्स्ट, Establishment, powers and functions of the provincial environmental protection agencies। प्रोविंशियल लेवल पे जो भी हमारी environmental protection agencies हैं उनकी हम आगे डिटेल्स देखेंगे। इसमें क्या है कि जी shall be headed by a director general, जो भी इनका हेड होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा। The provincial agency shall have such administrative, technical and legal staff। ठीक है, पहले हमने देखा फेडरल लेवल पे, अब हम वही देख रहे हैं प्रोविंशियल लेवल पे कि क्या होगा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल या लीगल स्टाफ, और लीगल स्टाफ होगा गवर्नमेंट जैसे भी स्पेसिफाई करेगी। उसके बाद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल एजेंसी शैल बी एक्सरसाइज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय द डायरेक्टर जनरल बट कैन डेलीगेट एनी ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस टू द स्टाफ अपॉइंटेड। अच्छा जी, जो भी उसके पावर्स एंड फंक्शंस हैं उनको हेड तो डायरेक्टर जनरल कर रहा है लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी भी स्टाफ अपॉइंटेड को दे सकता है। उसके बाद देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच प्रोविंस अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड फ्रॉम द ग्रांट्स मेड और लोन्स एडवांस्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हर सूबे में
एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड होना चाहिए, वो फेडरल गवर्नमेंट से आप ले सकते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है, एंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द प्रोजेक्ट डिजाइंड फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो फंड होगा ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा किस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो कि प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन या इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लिए हैं। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को प्रिवेंट या कंट्रोल करने के लिए हो सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिसर्च इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इन सारे कामों के लिए आप हर प्रोविंस में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बनाएंगे, जो आप फेडरल गवर्नमेंट से पैसे ले सकते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अच्छा जी, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन डिस्चार्जेस और emissions. No person shall discharge or emit or allow the discharge of emission of any effluent, waste or any pollutant or noise in an amount concentration level which is excess of the national environmental quality standards। ठीक है, जो नेशनल environmental quality standard हमारा फिक्स हो गया, ठीक है, उसके लिए उसमें हमने एक लेवल फिक्स कर दिया कि जो एयर पोल्यूशन है या नॉइज़ है या कोई भी एफ्लुएंट है, वेस्ट है, आपने इस हद से ज़्यादा एमिट या डिस्चार्ज नहीं करना। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट मे लेवी अ पोल्यूशन चार्ज on any person who contravenes or fails to comply with the provisions of national environmental quality standards to be calculated at specific rate and collected in accordance with the specific procedures। ठीक है, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी भी ऐसे बंदे को फाइन कर सकती है जो कि इन स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं कर रहा। उसके बाद द प्रोविजंस ऑफ द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल मैंने बड़ी दफ़ा क्लास में पढ़ाया है। शैल नॉट अप्लाई टू द प्रोजेक्ट्स विच कमेंस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और आफ्टर 30 जून 1994, ये इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन डेट है। एंड ही हैज़ टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स बाय ट्रीटिंग इट्स वेस्ट और मॉडिफाइंग द प्रोसेस। अच्छा जी, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? अच्छा जी, ये है कि ये जो इस डेट के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 30 जून 1994 के बाद उनको हमने इस जो स्टैंडर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट। हैंडलिंग ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंसेस किस तरह से करनी है? नो पर्सन शेल जनरेट, कलेक्ट, कंसाइन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज ऑफ, स्टोर, हैंडल और इम्पोर्ट हैजर्डियस सब्सटेंस एक्सेप्ट। अच्छा जी, अब कोई भी बंदा जो है वो उसको ये परमिशन नहीं है कि वो इस तरह के वेस्ट जो हैं वो उसमें किसी तरह से भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो उसकी जनरेशन हो, कलेक्शन हो, कंसाइन करना हो, ट्रांसपोर्ट, ट्रीट, डिस्पोज ऑफ, स्टोर, जो भी है ना, उसको अलाउ नहीं है कि कोई भी बंदा करे अनलेस अंडर अ लाइसेंस इशूड बाय द फेडरल एजेंसी इन सच मैनर एज दे मे बी prescribed। ठीक है, in accordance with the provisions of any other law for the time being in force or any international treaty, convention, protocol, code, standard, agreement or other instrument to which Pakistan is a party। ठीक है, कोई भी बंदा जो है वो हजार्डियस वेस्ट की ट्रांसपोर्ट में, स्टोर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता अनलेस उसके पास एक लाइसेंस हो कि वो उसके पास मतलब परमिशन हो कि वो किसी यूजफुल काम के लिए कर रहा है तो वो कर सकता है। गुड। Regulation of motor vehicles. No person shall operate a motor vehicle from which air pollutants or noise are being emitted in an amount, concentration or level which is in excess to the national environmental quality standards। इस इन स्टैंडर्ड से ज़्यादा अगर कोई आपकी व्हीकल, कोई गाड़ी जो है वो पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट एमिट कर रही है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। The federal agency may direct that any motor vehicle or class of vehicles shall install such pollution control devices और अदर इक्विपमेंट और यूज़ सच फ्यूल्स अंडरगो सच मेंटेनेंस। ठीक है, अब ये जो फेडरल एजेंसी है ये डायरेक्ट करती है कि आप इस तरह की इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री लगाते हुए जब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं तो अगर उसकी एमिशंस जो है वो सेफ हद से ज़्यादा हों तो हम उसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल का प्लांट लगाते हैं, इक्विपमेंट लगाते हैं कोई ना कोई। इसी तरह आप गाड़ियों में भी जो है फेडरल एजेंसी इनको डायरेक्ट कर सकती है मैन्युफैक्चरर को कि आप कोई ऐसा इक्विपमेंट इंस्टॉल करें
जो कि पोल्यूशन कंट्रोल करे, या फिर आप फ्यूल इस तरह का यूज़ करें कि जो पोल्यूशन कॉज ना करे ज़्यादा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर ये क्या, इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट प्रोसेस इज़ कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन एनी एस्पेक्ट सम ऑफ द ऑर्डर्स में बी गिवन टू द ऑनर में इंक्लूड। अच्छा, अगर आपको ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल को ये लग रहा है कि कोई भी बंदा जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व है या उसका बिजनेस इन्वॉल्व है, तो आप ऑनर को ऑर्डर दे सकते हो जिसमें क्या है कि इमीडिएट स्टॉपेज, वो फ़ौरन बंद कर दे, प्रिवेंटिंग, लेसनिंग और कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ एमिशन, डिस्पोजल, हैंडलिंग एक्ट और एमिशन, और टू मिनिमाइज और रेमेडी द एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट। अच्छा, अगर कोई भी बंदा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन में मुलविस है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उसको एक ऑर्डर दे सकती है जिसमें क्या हो सकता है, या तो वो कहेगी कि इमीडिएट स्टॉपेज, कि वो अपना वाली इंडस्ट्री या बिजनेस जो है वो उसको फौरी तौर पे बंद कर दे, या फिर प्रिवेंटिंग, लेसनिंग और कंट्रोलिंग, या उसको प्रिवेंट, लेसनिंग या कंट्रोलिंग जो भी उसकी एमिशंस हो रही हैं उनको या तो वो प्रिवेंट करे या कम करे या कंट्रोल करे, ठीक है, उसकी हैंडलिंग में, या फिर उनको कोई वो रेमेडी दे सकते हैं कि आपने एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट कैसे कम करना है। सेकेंडली, इंस्टॉलेशन, रिप्लेसमेंट और ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट, आपकी इंडस्ट्री में कोई भी इक्विपमेंट जो है वो उसकी इंस्टॉल करना है, उसको रिप्लेस करना है या चेंज करना है, उसके लिए ऑर्डर दे सकती है। और थिंग टू एलिमिनेट, कंट्रोल और अबेट ऑन परमानेंट और टेम्परेरी बेसिस सच डिस्चार्ज, एमिशन, डिस्पोजल, हैंडलिंग एक्ट और एमिशन, ठीक है। या तो वो ये कहेगी कि आप जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसको स्टॉप कर दें, या फिर आप जो उससे ऐसी चीज़ जो बना रहे हैं जिससे एयर पोल्यूटेंट्स वगैरह एमिट हो रहे हैं तो उसको आप प्रिवेंट करें, लेस करें या कंट्रोल करें, या फिर वो उनको कहेगी कि आप इस तरह से, ये आपके पास रेमेडी है, तो आप अपना एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है उसको कंट्रोल कर लें। या फिर सेकेंडली ये हो सकता है कि कोई भी इक्विपमेंट अगर उनका कुछ कॉज कर रहा है तो या नया इक्विपमेंट लगाना है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, या कोई उनका इक्विपमेंट नहीं ठीक, उसको रिप्लेस करना है या चेंज करना है, ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर्स ये दे सकती है। थर्डली, एक्शन टू रिमूव और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द एफ्लुएंट वेस्ट, एयर पोल्यूटेंट और नॉइस, ठीक है, इसके लिए भी ये environmental protection agency ऑर्डर दे सकती है। एक्शन टू रिस्टोर द एनवायरनमेंट टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग प्रायर टू सच एज डिस्चार्ज, डिस्पोजल, हैंडलिंग एक्ट और एमिशन। अच्छा जी, इसका इस पॉइंट का क्या मतलब है कि उसकी जो भी वो एमिशन कर रही है, डिस्चार्ज डिस्पोज कर रही है वो इंडस्ट्री या वो वाला आदमी ओनर, तो उससे पहले इन्वायरमेंट जो है वो जिस स्टेट पे था, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फेडरल या प्रोविंशियल उसको ये ऑर्डर दे सकती है कि जैसा तुम्हारे इस काम करने से पहले जिस लेवल पे इन्वायरमेंट था इस एरिया का, उस एरिया तक, उस लेवल तक इसको रिस्टोर कर दो। अच्छा जी, या फिर पे द कॉस्ट ऑफ द एक्शन टू दैट एक्सटेंट द नेगेटिव इम्पैक्ट कैन बी रिजल्व, ठीक है, या फिर वो फिर ये पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के वो पैसे, जो भी बंदा जो है वो फेल हो रहा है इन प्रिंसिपल से कंप्लाई करने में, उसको क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती हैं। पहली पनिशमेंट तो उसकी ये है कि वो उसको एक फ़ाइन हो सकता है 1 मिलियन रुपीज़ का, यानी कि 10 लाख रुपए, या फिर अगर वो फिर भी नहीं रुक रहा और कंटिन्यूसली जो है वो एमिट कर रहा है पोल्यूटेंट्स वगैरह, तो फिर क्या होगा कि उसको पर डे 100,000 पर डे, 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ाइन होगा। सेंटेंस हिम टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मेक्स 10 to 2 year, 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है। ऑर्डर द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। ऑर्डर कॉन्फिस्केशन ऑफ द फैक्ट्री, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, मटेरियल और सब्सटेंस, जो भी उसकी चीज़ जो है वो फेल कर रही है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने में, उसको गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है, अपने अंडर ले सकती है, ठीक है। ऑर्डर सच अ पर्सन टू रिस्टोर एनवायरनमेंट ऑन हिज ऑन कॉस्ट, या उसको कह दिया जाए कि भाई जो तुमने एनवायरनमेंट ख़राब किया उसको अपने पैसे लगा के ठीक कर दो। ऑर्डर दैट सच सम बी पेड to any person as compensation for any loss, bodily injury, damage to his health or property suffered by such contravention, या फिर अगर उस बंदे के एक्ट से किसी और को कोई लॉस हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस हुआ है या हेल्थ को लॉस हुआ है, तो वो
अगर हम देखेंगे ऑफेंसेस बाय द बॉडीज कॉरपोरेट के जो भी नुकसान हो रहा है वो उसको कौन कर रहा है, ठीक है। वेयर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ बॉडी कॉरपोरेट and it is proved that such offence has been committed with the consent or convenience of or is attributed to any negligence on the part of any director, partner, manager, secretary or other officer of the body corporate such as director, partner, manager, secretary or any other officer shall be deemed guilty of such contravention along with the body corporate and shall be punished accordingly, ठीक है। जो भी मतलब उस कॉरपोरेट सेक्टर में जो भी बंदा उसके साथ मुलविस है उसको उसका जिम्मेदार ठहराया जाए और उसकी मिलनी चाहिए। ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल काउंसिल्स। लोकल काउंसिल्स अगर उसको कोई ऑफेंस कर रही हैं या किसी स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं कर रही तो क्या होगा। वेयर एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी और लोकल काउंसिल, मतलब गवर्नमेंट का अगर कोई भी इदारा उससे कंप्लाई नहीं कर रहा तो एंड इट इज़ प्रूव्ड और साबित हो जाए कि कोई फेलियर हो रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में, तो फिर क्या होगा। is attributable to any negligence on the part of head और any other officer of the government agency, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी कर रही है उसके हेड पे या किसी भी और ऑफिसर पे, लोकल अथॉरिटी या लोकल काउंसिल का कसूर हो सकता है सच एज हेड और एनी अदर ऑफिसर्स, ठीक है। शुड बी डीम्ड गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन अलोंग विद द गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, लोकल काउंसिल जो भी कर रहा है और उसके खिलाफ। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल जो है वो अगर सेट की जा रही है इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए तो उसमें कौन कौन से बंदे हो सकते हैं। पहला उसमें यह है कि एक चेयरपर्सन होगा जो कि क्वालिफाई होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज के लिए, और 2 मेंबर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए। अच्छा जी, ड्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स। ड्यूरिसडिक्शन ये होती है कि अगर किसी एक का मतलब जुर्म जो है वो प्रूव हो जाता है तो उसको किस तरह से सज़ा मिलेगी। All contravention which are punishable shall exactly be triable by the environmental tribunal। जिस जो भी चीज़ अगर इस ऐसा कोई काम है कि जिसकी सज़ा मिल सकती है तो उसको उसी तरह से ट्राई करेगी वो। An environmental tribunal shall not take cognizance of any offence except on a complaint in writing by the federal agency और एनी गवर्नमेंट एजेंसी और द लोकल काउंसिल, मतलब कि एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है उनको ये कंप्लेन देंगे तो वो एक्शन लेगी। एनी एग्रीव्ड पर्सन जिसका कोई नुकसान हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, द एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन कोर्ट सेशन, मतलब कि जब कोई भी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन चल रही होगी इन्वायरमेंट के लिहाज से तो जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल हैं उसके पास वही वाली पावर्स होंगी जो नॉर्मली कोर्ट में होती हैं, कि कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा होता है तो कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, इस तरह अगर कोई इन्वायरमेंट का केस चल रहा है इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में तो इनके पास वही वाली पावर्स होंगी। एन एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल में on application filed by any officer duly authorized in this behalf by Director General of the Federal Agency or Provincial Agency issue bailable warrant for the arrest of any person against whom reasonable suspicion exists or his having been involved in the contravention, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है वो डायरेक्टर जनरल फेडरल एजेंसी का या प्रोविंशियल एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से पहले उनको साइंड डॉक्यूमेंट मिलेगा कि ये बंदा जो है वो सस्पिशन में शक है उसके ऊपर कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व, मतलब कोई भी बंदा जो है उसके ऊपर अगर जो है इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट उसको कोई भी बंदा जो है उसने फेलियर किया है कंप्लाई करने से इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स तो वो 30 डेज़ के अंदर कोई भी अपील कर सकता है। पावर टू डेलीगेट एंड पावर टू गिव डायरेक्शंस, द फेडरल गवर्नमेंट में डेलीगेट any of its or federal agencies powers and functions under this act and the rules and regulation to any provincial government, any government agency, local council और authority। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो भी फेडरल एजेंसी की पावर्स या फंक्शंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो पावर्स हैं वो किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसी को दे सकती हैं। द फेडरल एजेंसी एंड द प्रोविंशियल एजेंसीज शैल बी बाउंड बाय द डायरेक्शंस गिवन टू देम इन द राइटिंग बाय द फेडरल गवर्नमेंट,
ठीक है, तो जो फेडरल एजेंसी या प्रोविंशियल एजेंसीज हैं वो जो भी फेडरल गवर्नमेंट की आखिरी हमारा पॉइंट है अदर पावर्स और अथॉरिटीज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. First power is power to make rules. The federal government may make rules for carrying out the purposes of this act, including rules for implementing the provisions of international environment agreements specified in the schedule to this act. ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो जो एक्ट की प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई भी रूल्स बना सकती है. नेक्स्ट इज पावर टू अमेंड द स्केड्यूल. द फेडरल गवर्नमेंट में अमेंड द स्केड्यूल सो एज टू ऐड एनी एंट्री देयर और टू मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर इन. जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पहले से बने हुए स्केड्यूल को चेंज कर सकती है, उसमें पहले से कोई जो एंट्री है उसको ख़त्म कर सकती है या कोई नई एंट्री ऐड करनी हो तो उसको ऐड कर सकती है. Next point is power to make regulations. The federal agency may, with the approval of the federal government, make regulations not inconsistent with the provisions of this act or rules made thereunder. जो फेडरल एजेंसी है वो फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद कोई भी रेगुलेशंस बना सकती है, लेकिन वो जो रेगुलेशंस हैं वो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती. मतलब कि उन जो नई रेगुलेशंस हैं उनका पुराने एक्ट से कोई क्लैश नहीं होगा, वो इस क्लैश जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही होंगी. ये इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल का कंप्लीट हो गया.